हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर आईटीआई में। दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए ऑल ट्रेड के लिए, ठीक है, आईटीआई फर्स्ट ईयर के ऑल ट्रेड के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपको उन लोगों के लिए लेके आए हैं। दोस्तों, ये वीडियो जो है हमारा वो पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आपने अभी नहीं देखा है सेट 1, तो वो आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए रोज़ लेके आते रहें। और दोस्तों, अपने क्या कहते हैं कि इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को मैंने हल करवाया है और जो फार्मूला बताया जाता है उसको आप लोग कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि सवाल भी तो सॉल्व करवाया जाता है ना दोस्तों। तो इसको आप लास्ट तक जरूर देखिए, अपने दोस्तों भी शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया है आप देख रहे होंगे कि यदि कुल लंबाई मतलब एल की जो कुल लंबाई है वो 2.75 मीटर आपसे दिया है और रेशियो दिया हुआ है कि L1 अनुपात L2 2:3 है। तो L2 का मान आपसे पूछा है। एकदम वेरी सिंपल है, आप लोग बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। मैं जो भी कर रहा हूँ आप हमारी बातों को फॉलो कीजिए। तो आप एक काम करिए, आप लिखिए L1/L2, ठीक है। आप L1/L2 को लिख के 2x/3x आप लिख सकते हैं, लिख लिया हमने, ठीक है। और दोस्तों कह रहा है कुल लंबाई, मतलब L1 और L2 की कुल लंबाई जो है वो इतना है ना। तो कुल लंबाई कैसे आएगी, जब आप इस दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। जब आप प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू कुल लंबाई कितना दिया है, ये दिया है ना, ये 2.75 दिया है। अब आप इसको 5 से जब इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 0.55 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 0.55, ठीक है। मतलब 1x की वैल्यू आपसे आ गई 0.55। तो आपसे 3x की वैल्यू पूछ रहा है ना, इसी का मान तो आपसे पूछ रहा है। तो आप क्या करिए कि अब आप जो 3x का मान पूछा है, तो कलर चेंज कर देते हैं। तो आपसे क्या पूछा है, 3x का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो 1x बराबर अगर 0.55 है तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। 3x बराबर हो जाएगा 0.55 इंटू 3। अब आप जब इसमें गुणा करेंगे तो 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.65, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया, L1/L2 को हमने 2x/3x के रूप में लिख लिया, ठीक है दोस्तों। फिर कुल लंबाई दिया था हमारा 2.75, तो हमने इसको जोड़ लिया तो हमारी क्या आ जाएगी एल की कुल लंबाई, ठीक है। 5x का मान दिया है 2.75, तो लिख लिया हमने। फिर इसको काट देंगे तो 1x की वैल्यू आ गई इतनी 0.55, ठीक है दोस्तों। 1x की वैल्यू कितनी आ गई 0.55। तो 3x की वैल्यू, तो इसमें 3 का गुणा कर लेंगे, 3 बचे 15, देखिए ये लिखे हैं 3 बचे 15, 3 बचे 15 है 16, ठीक है। तो 1 10 16 6 5, ठीक है दोस्तों 65। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1.65 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, सब समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। अब आपसे कह रहा है कि एक मैकेनिक को 8 मशीनों को असेंबल करने में 3 दिन लगते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिख लीजिए 8 मशीन है, उसको कितने दिन लगते हैं असेंबल करने में 3 दिन, ठीक है। अब क्या कर रहा है, तो उसे 64 मशीनों को असेंबल करने में कितने दिन लगेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला काम, जब 8 मशीनों को असेंबल करने में 3 डे लगते हैं, ठीक है, 3 दिन लगते हैं, तो एक मशीन को असेंबल करने में कितने दिन लगेगी आप निकाल सकते हैं 3/8, ठीक है। इसको आप लोग जब भाग देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 0.375, ठीक है। क्या आ जाएगा 375,
0.375, ठीक है, ये आ गया। अब आपसे पूछा 64 मशीनों को असेंबल करने में, तो 64 मशीनों को असेंबल करने में कितना टाइम लगेगा, 0.375, ये एक मशीनों को, और जिसमें 64 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसमें क्या करिए, 64 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। अभी आप लोग गुणा कर लीजिए। जब आप इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 24 डे, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या आ जाएगा, 24 डे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसमें गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। हमने क्या किया, 8 मशीनों को असेंबल करने में 3 दिन लगते, तो एक मशीन का निकाल लिया, कितने दिन मतलब कितने समय लगेगा, तो 0.375, ठीक है। तो उसी प्रकार 64 मशीनों को असेंबल करने में कितना लगेगा, तो इसमें हमने 64 का गुणा करा लिया, ठीक है। तो हमारा आ गया, ठीक है, 24 डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों इसका एक तरीका और है, वो हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए दिया क्या है, 8 मशीनों को असेंबल करने में कितने टाइम लगते हैं, 3 दिन, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान से समझिएगा। अब आपसे पूछा 64 मशीनों को, यहाँ पे 64 मशीनों को असेंबल करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है। तो ये आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि 64 कितने टाइम हो रहा है, भाग दीजिए, तो आप देखेंगे कि 8 28 64, ठीक है। ये कितने बार जा रहा है, 8 का गुणा करेंगे तो 64, तो वही सेम काम यहाँ भी आप लोग कर दीजिए, यहाँ भी गुणा कर दीजिए 8 का। तो जब आप लोग यहाँ भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 3 24, ठीक है दोस्तों। ये देखिए इस प्रकार भी इसका आंसर आप लोग ले आ सकते हैं। ये एकदम वेरी सिंपल इजी तरीका है, ठीक है दोस्तों। आपको मेथड अच्छा लगा होगा दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आप लोग ध्यान से समझिएगा। दिया है हमारा क्वेश्चन कि यदि 180 मिलीमीटर व्यास वाला गियर 60 मिलीमीटर व्यास वाले गियर पर जुड़ा हुआ है और बड़ा गियर 60 आरपीएम से घूमता है, आरपीएम मतलब रिवर्स प्रति मिनट, ठीक है, एक चक्कर हर मिनट में कितना घूमता हुआ है, ठीक है। तो छोटे गियर का आरपीएम क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसको भी आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि जगह हो जाए, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे कह रहा है कि ये बड़ा गियर है जिसका व्यास कितना है, 180, ठीक है, डायमीटर इसका 180, और एक छोटा गियर है उसका डायमीटर कितना है, 60 है, ठीक है, उसका कितना है, 60 है। तो ये इसके साथ मान लीजिए जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ये कह रहा है कि जो बड़ा गियर है वो एक मतलब उसका जो आरपीएम है वो कितना है, 60 है, ठीक है, 60। तो छोटे गियर का आरपीएम क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों आप यहाँ पे बात समझने की कोशिश कीजिए कि इसका जो डायमीटर 180 है, ठीक है दोस्तों, और इसका कितना है, 60। जब ये एक चक्कर घूमेगा तो ये कितने चक्कर घूमेगा, ये आप देखिए 3 चक्कर घूम जाएगा, ठीक है। ये इससे कितना छोटा है, 3 गुना इससे बड़ा है ना, छोटे वाले से ये कितना गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है। 3 छक्का 18 180, ठीक है। तो जब एक चक्कर ये बड़ा वाला घूमेगा तो छोटा वाला 3 चक्कर घूमेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार जब इसकी आरपीएम 60 है तो छोटे वाले की आरपीएम कितनी होगी, ये भी 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 छक 18 180 आरपीएम रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, छोटे गियर की आरपीएम कितने आ गई, ऑप्शन डी 180, ठीक है। अब कैसे आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। जब बड़ा वाला गियर का जो डायमीटर 180 है और छोटे वाला का 60 है, जब ये एक चक्कर घूमेगा तो ये उसका 3 बार घूमेगा, ठीक है, क्योंकि ये इससे 3 गुना बड़ा है, ठीक है। तो ये 3 बार घूमेगा। उसी प्रकार जब बड़े वाले गियर का जो आरपीएम अगर 60 है तो छोटे वाला उससे 3 गुना घूमता है ना, तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 का, 60 में 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 180, ठीक है। 3 छक्का 18 और 0 का, ठीक, 180 आरपीएम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है दोस्तों। अगर ना समझ में आए तो बता दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चलते हैं दोस्तों।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी जबरदस्त है दोस्तों, इसको भी आप लोग देखने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे कह रहा है यदि कास्टिंग में तांबे का वजन 42.3 किलोग्राम है और टीन का वजन, ठीक है, टीन का वजन 2.7 किलोग्राम है, तो तांबे का प्रतिशत क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहला काम आप लोग क्या कर लीजिए कि दोनों का कुल मिला के कितना वजन हुआ है वो लिख लीजिए। ठीक है, पहले तो आप लोग देखिए कॉपर दिया है वो कितना दिया है, कॉपर दिया हमारा 42.3 kg। ठीक है दोस्तों, ध्यान समझिए। और फिर जो हमारा टीन दिया है वो कितना दिया है, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, टीन हमारा जो दिया है वो दिया है 2.7 kg। ठीक है, अब इसको हम टोटल निकालेंगे तो हमारा जो टोटल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, टोटल 7 3 10 होता है। हाँ, अब फिर 2 2 4 1 5 और यहाँ पे 4 का 4 तो कितना हो गया 45। अब यहाँ पॉइंट के आगे 0 लिखा तो इसका कोई मतलब नहीं, यहाँ कितना हो गया 45 किलोग्राम, ये हमारा टोटल हो गया। अब इसमें से हमको क्या पूछ रहा है कि हाँ तांबे का प्रतिशत क्या होगा ना, तो आप लिखिए 42.3 अपॉन टोटल कितना है 45 इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आपके जब एग्ज़ाम वगैरह होते हैं तो आप 600 में से जो नंबर पाते हैं, मान लीजिए 599 पाया, उसका परसेंटेज निकाला जाता है ना, इसी तरह से कुछ निकाला जाता है ना। 600 आपने पाया और 600 का टोटल कितना पाया, इसमें 100 का गुणा करा देते हैं। सेम काम यही यहाँ भी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कि हमारा टोटल जो मात्रा है वो 45 है और जो तांबे का वजन है वो कितना है, वो 42.3 है। तो दोस्तों यहाँ पे ये 0 हटाएंगे, यहाँ पे 100 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 100 है, हाँ 100 का गुणा कराएं। यहाँ से जब आप 16 हटाएंगे तो नीचे ये 0 आ जाएगा, ये 0 से 0 कट गया। अब जब आप इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 4230/45। अब जब आप लोग इसमें भाग देंगे या तो इसको काटिए तो आपका कट जाएगा 94 में कट जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 94%। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये है ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 94%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि यदि एक मोटरसाइकिल टायरों को 300 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है, और उसे 25% का लाभ होता है, तो खरीद मूल्य आपसे पूछ रहे हैं। तो दोस्तों इसका आप लोग जानते हैं, जैसे कि आपसे दिया है एसपी क्या दिया है आपसे 300 रुपये। ठीक है, 300 रुपये, और लाभ प्रॉफिट क्या दिया है आपको 25%। आपसे पूछ क्या रहा है, सीपी क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो आप लोग ये फॉर्मूला जानते हो कि प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला होता है एसपी मतलब विक्रय मूल्य माइनस सीपी क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक, ये फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, ये आप लोग कॉपी में भी नोट कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसी फॉर्मूले पे रखते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं डिलीट। अब हमारा देखिए लाभ कितना दिया है 25% और विक्रय मूल्य कितना दिया है 300 माइनस सीपी तो हमारा निकालना है अपॉन, ये तो ब्रैकेट कर लेते हैं, अपॉन सीपी इंटू 100, ये 100 है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप लोग सीपी को इस साइड ले आएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ठीक है, सीपी और ये 25 को नीचे ले आ लेंगे। ठीक है, सीपी को इधर लेंगे, 25 को नीचे कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 300 इंटू सीपी अपॉन 25, 25 नीचे आ गया, यहाँ इंटू 100। ठीक है, इस पर ब्रैकेट में। अब आप देखिए 25 चौका 100 कट गया, 25 चौका 100। तो अब आपका क्या हो गया, सीपी इक्वल टू हो गया 300 इंटू सीपी
इंटू 4। अब 4 का अंदर जब आप गुणा करा लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, इसको हम डिलीट कर दें। यहाँ तक आप लोग लिख लिए हैं। चलिए इसको डिलीट कर देते हैं। तो हमारा कुल मिला के आया है CP इक्वल टू 300 माइनस CP इंटू 4। ठीक है, अब आप इसमें गुणा कराएंगे तो CP इक्वल टू 4 तिहाई 12, ठीक है, और 2 जीरो लगा देंगे, यहाँ पे 2 जीरो है ना, माइनस 4 CP। ठीक है, जब CP में 4 का गुणा करेंगे तो 4 CP। अब 4 CP इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 CP इक्वल टू 1200 1200। अब जब आप इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, 5 25, 5 चौ 20। ठीक है, यहाँ पे लिख देते 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 बचेगा 0, 5 चौ 20, 240 रुपये। ये आपका आंसर हो गया। कहाँ पे है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18.5% को दशमलव भिन्न में बदलिए। तो इसको आपको सिंपल क्या करना है, 18.5 बटा परसेंटेज को दशमलव बदलने के लिए भाग कर देते हैं 100 में। ठीक है, अब इसमें से आप ये हटाएंगे दशमलव, ये भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, ये कितने जीरो नीचे हैं, 3। तो जब इसको आप हटाएंगे दशमलव बदलेंगे तो इसका जो पॉइंट लगेगा वो यहाँ पे 3 अंक के बाद लगेगा। ठीक है, तो 0.185, 3 अंक के, यहाँ 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा दिए यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन ए आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए 0.185। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सब समझ में आएगा दोस्तों। अब आपसे पूछ रहा है इनमें से अधातु कौन है। ठीक है दोस्तों, इनमें से अधातु कौन है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। ठीक, अधातु कौन सी है, ग्रेफाइट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेफाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चलते हैं दोस्तों। अब आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कम धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। ठीक है, पूछा इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, लौह धातु में। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं लौह धातु, तो लोहा उसमें प्रमुख मात्रा में रहेगी ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछ रहा है उस धातु का नाम क्या है जिसमें लोहा नहीं होता है। ठीक है, जिसमें लोहा नहीं होता तो उस धातु का क्या नाम है, आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसका नाम हो जाएगा ऑप्शन बी, अलौह धातु। ठीक है, जिसमें लोहा नहीं हो तो उससे क्या कहते हैं, अलौह धातु। और जिसमें लौह की मात्रा पाई जाती है वो लौह धातु हो जाएगा। ठीक है, जिसमें नहीं पाई जाती है वो नॉन फेरस मेटल, जिसमें लोहा नहीं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म धातु का यांत्रिक गुण है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यांत्रिक गुण है तन्यता। ठीक है दोस्तों, तन्यता इसका क्या है, यांत्रिक गुणधर्म है। बल्कि ये गणनीयता, फ्यूजिबिलिटी, संक्षरण या संरचना, ये क्या है, भौतिक गुण है इसके। ठीक है, अब ये तन्यता, डक्टिलिटी, यांत्रिक गुणधर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं। इनमें से भंगुर धातु कौन सी है। दोस्तों आप बता सकते हैं इनमें से भंगुर धातु कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, कच्चा लोहा। कच्चा लोहा भंगुर हो रहा है। भंगुर मतलब उसको जब अगर आप पटक देंगे तो वो चूर चूर हो जाएगा, कई टुकड़ों में बढ़ जाएगा, उसको क्या कहते हैं, भंगुर। ठीक है, हल्की सी चोट लगाएंगे तो एकदम भंगुर मतलब टूट पे बिखर जाएगा, एकदम छोटे छोटे टुकड़े में हो जाएंगे। तो ये कच्चा लोहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु की कौन सा यांत्रिक गुण एक काटने के उपकरण में लोचदार विरूपण के लिए प्रतिरोध प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, आप इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, हिंदी में थोड़ी गलती हो सकती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन सी, कठोरता। ठीक है, मतलब काटने के लिए लोचदार विरूपण के लिए प्रतिरोध प्रदान करते हैं। ठीक है,
तो कठोरता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धातु की कौन सा गुण बिना फ्रैक्चर के स्थायी विरूपण के गठन में सक्षम होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्यास्थता, सुगत्यता, तन्यता या भंगुर। आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, प्लास्टिसिटी, सुगत्यता। ठीक है, धातु की कौन सा गुण बिना फ्रैक्चर के स्थायी विरूपण के गठन में सक्षम होती है, सुगत्यता मतलब प्लास्टिसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चलते हैं दोस्तों। अब आपसे पूछ रहा है, धातु की कौन सा गुण बल लगाने पर विरूपण तथा बल हटाने पर वापस अपने पूर्वावस्था में आने की क्षमता रखता है। ठीक है दोस्तों, मतलब धातु का कौन सा गुण है जिसमें बल लगाएंगे तो वो दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, और जब बल हटा लेंगे तो पुनः वापस अपने वो पूर्वावस्था में जैसे था वैसे ही वापस आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा कौन सा गुण है धातु का, तो वो है आपको ऑप्शन सी, इलास्टिसिटी। ठीक है, प्रत्यास्थता। ठीक है, प्रत्यास्थता। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से धातु की कौन सा गुण है जिसे धातु को गर्म करने पर पिघल जाती है। तो ऐसा कौन सा गुण है, तो आप ऑप्शन सी देख रहे होंगे, गलनीयता, फ्यूजिबिलिटी। ठीक है, धातु में फ्यूजिबिलिटी का गुण होता है जिससे उसको गर्म करने पर वो पिघल जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। ठीक है, विच अलॉय इज यूज्ड इलेक्ट्रिक लैम्प एज फिलामेंट। ठीक है, इनमें से किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप में से बहुत लोगों को मालूम होगा, ऑप्शन सी, टंगस्टन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल में कौन सी मिश्र धातुएं होती हैं। ठीक है, पीतल में कौन सी मिश्र धातुएं होती हैं, आपको मालूम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपको इसका राइट आंसर बता देते हैं, ऑप्शन सी, तांबा और जस्ता। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ढलवा लोहा की वेल्डिंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, इनमें से कौन सा ढलवा लोहा की वेल्डिंग नहीं की जा सकती, धूसर, सफ़ेद, पटवा ढलवा लोहा या गांठदार ढलवा लोहा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन बी, व्हाइट कास्ट आयरन। ठीक है, सफ़ेद ढलवा लोहा, इसकी वेल्डिंग नहीं की जा सकती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सीबीटी एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इसको लास्ट तक जोर देखिएगा। इनमें से किस धातु को फोर्जेड, जाली नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मतलब इनमें से विच मेटल कैन नॉट बी फोर्ज, मतलब कौन सा ऐसा मेटल है जिसको फोर्ज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, ढलवा लोहा। ठीक है, ढलवा लोहा, कास्ट आयरन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ठीक है, मशीनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए किस धातु का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन ए, ग्रे कास्ट आयरन, धूसर ढलवा लोहा। ठीक है, ग्रे कास्ट आयरन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लव एस से पिग आयरन बनाने के लिए किस भट्ठी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, लव एस से पिग आयरन बनाने के लिए किस भट्ठी का उपयोग किया जाता है। तो अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, ऑप्शन सी, ब्लास्ट फर्नेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ढलवा लोहा बनाने के लिए किस भट्ठी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ढलवा लोहा बनाने के लिए किस भट्ठी का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है क्यूपोला भट्ठी। ढलवा लोहा बनाने के लिए क्यूपोला भट्ठी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न कार्बन स्टील का दूसरा नाम क्या है। कार्बन स्टील का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, आप में से बहुत लोग जानते होंगे, माइल्ड स्टील। ठीक, हल्के स्टील मतलब माइल्ड स्टील। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। मध्यम कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है।
ठीक है, मध्यम कार्बन, मीडियम कार्बन स्टील। ठीक है, तो उसमें कार्बन का प्रतिशत कितना होता है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, 0.25% से 0.05% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, मध्यम कार्बन स्टील में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कार्बन स्टील में कार्बन कितना प्रतिशत होता है? ठीक है, व्हाट इज द कार्बन परसेंटेज इन लो कार्बन स्टील? ठीक है, मतलब लो कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए दोस्तों वो है ऑप्शन बी, 0.15% से 0.25%। ठीक है दोस्तों, 0.15% से 0.25%, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चलते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उच्च कार्बन स्टील मतलब हाई कार्बन स्टील में कार्बन कितने % पाया जाता है? ये सभी दोस्तों क्वेश्चन एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग रख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसका PDF भी टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, 0.50 से 1.50% तक हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो दोस्तों ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। चैनल में नए हो तो चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।